मोदी जी कह रहे हैं जो गरीब की मदद करता है वो देश का दुश्मन है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। जो भूखे आदमी को रोटी देता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये सारे गुरुद्वारे वाले जो कोरोना के टाइम में लोगों को रोटी बांट रहे थे, ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जिसने भी लोगों को घर पहुंचाने के लिए अगर मदद की तो वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। इसका मतलब मोदी जी ने बता दिया कि मोदी जी उस डाकू की तरह हैं जो मदद की आड़ में लोगों को बदनाम करने में लगे। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आपने लोगों को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया और केस बनाए, 3 लाख केस बने हैं। जी जी जी। आपको शायद ये नहीं पता। हाँ। यूपी गवर्नमेंट ने 3 लाख लोगों पे जो पैदल अपने घरों को जा रहे थे उन पे एफआईआर दर्ज की 188 सेक्शन आईपीसी और सीआरपीसी। मतलब उन्हें पैदल अपने घर जाने का भी हक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तब सारी जो है 3 लाख एफआईआर एक साथ रद्द की। ये तो मैं समझता हूँ ये देश की तारीख होगी। आप तो वकील हैं, 3 लाख एफआईआर रद्द होना एक ऑर्डर से यूपी गवर्नमेंट ने। और वो यूपी गवर्नमेंट अब लोगों से वोट मांग रही है। इन सारे लोगों को जिनके चुतड़ों पर एक एक डंडा पड़ा है, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जिनका कोई आदमी जो है मजबूरी में मरा है, जिसको डॉक्टरों ने और पुलिस ने लूटा है, उन सबको आज के दिन अगर उनके अंदर गैरत है तो खड़े होकर बीजेपी का विरोध करना चाहिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत कुछ हो रहा है और इस सब में हम रविंद्र कुमार जी से बात करते हैं और जो कुछ बताते हैं वो बेबाक अंदाज में, वो उसे आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज 2-3 इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कह दिया कि कांग्रेस जो है वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को लीड कर रही है। साथ ही दूसरी बात जो बहुत ही अहम है, जिस पार्टी ने इक्वलिटी या बराबरी के लिए कुछ नहीं किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में जाकर के एक स्टैचू का अनावरण करते हैं, रामानुजाचार्य जी का। उसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। अब वो इक्वलिटी किसको दे रहे हैं, क्या हो रहा है, उस पर भी बात होगी। और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का जो दूसरा चरण है वो लखीमपुर खीरी को भी कवर करेगा। वहां क्या कुछ होने वाला है उस पर बात करेंगे। रविंद्र कुमार जी बहुत ही जाने माने शख्सियत हैं और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। रविंद्र कुमार जी, आप बताइए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को फिर से क्यों याद किया गया है, ये क्या हुआ? ये हमें याद है कि जेएनयू में एक बात चलाई गई थी जो आज तक अदालत में साबित नहीं हो सकी। उस टुकड़े टुकड़े गैंग का जो एक नैरेटिव बनाया था, अब उसका क्यों इस्तेमाल किया जा रहा, क्या कुछ है ये? देखिए, दिल से मैं बड़ा खुश हूं हाँ कि मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग है। हाँ। और ये समझिए 7 साल तक मेरे दिमाग में खुजली थी हाँ। कि जब जेएनयू में कन्हैया कुमार पे और ये लोगों पर ये आरोप लगाया गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। हाँ। तो मैं लगातार सोचता था ये नारा किसने ईजाद किया है। हाँ। हाँ। किस आदमी ने सोचा। हाँ। तो मेरा शक गया सुधीर चौधरी पे। हाँ। मेरा शक गया और दूसरे जो मोदी मीडिया के लोग हैं। हाँ। लेकिन कल मोदी जी ने जिस तरह से बोला, हाँ। दिल से बोला कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग है। हाँ। तो मैंने कहा ये आदमी है, राइटर है, ऑथर है टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द को इजाद करने का। यही है वो शख्स जिसकी आप तलाश में थे। जी हाँ। यानी अब जैसे आपको पिछली बार कई बार कहा था कोमल शर्मा को पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही। हाँ। तो कोमल शर्मा जो डंडा लेकर जेएनयू में मुंह पे हिजाब डालकर जो है लोगों को पीट रही थी। हाँ। जिसकी फोटो सबके पास है, जिसके बारे में सब पता है, दिल्ली पुलिस उसे नहीं ढूंढ पा रही। जी। जैसे देश की पुलिस जो है दाऊद इब्राहिम को बंबई में रहते हुए या कराची में रहते हुए नहीं ढूंढ पा रही। तो अब मुझे पता चला ये मोदी जी हैं इसके लेखक। इनकी जबान से जो सरस्वती बही, उसने टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा इजाद किया। तो मैं उसके लिए मोदी जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है नारे का उन्होंने अपना परिचय जो दिया, उससे मेरे मन को बड़ी शांति मिली। मैं बड़े आराम से सोया। आप तक तलाश में थे आप? नहीं, मेरे दिमाग में खुजली थी। हाँ। मैं सोचता रहता हूँ कई चीजों को। और जब तक वो खुजली मिटती नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलता। जाहिर है बेचैनी होती है। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग
शब्द को ईजाद मोदी जी ने किया था। और जब जेएनयू में ये कहा गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये टेप बजाई गई और ये कहा गया कन्हैया कुमार और इनके दूसरे साथियों की टीम ने। लेकिन बाद में जब उसकी जांच हुई, फॉरेंसिक टीम ने जांच की, तो सरकारी फॉरेंसिक लैब ने बताया कि ये जो नारा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जी न्यूज वालों ने घुसेड़ा था। इट वॉज फैब्रिकेटेड बाय जी न्यूज। जी। और उसके लिए कन्हैया कुमार को बदनाम किया गया। और कन्हैया कुमार को और दूसरे लोगों को जेल भेजा गया। उसके बाद पता चला कि जो है कन्हैया कुमार के बारे में आईबी ने अदालत में रिपोर्ट दिया है कि जल्दबाजी में कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था। यानी सरकार ने मान लिया कि गलती हमारी थी, षड्यंत्र हमारा था, लेकिन हम जो है इनको दोषी मान रहे थे। और इसीलिए कल मोदी जी ने जब बोला टुकड़े टुकड़े गैंग, तो मुझे पता चल गया कि जेएनयू के खिलाफ मोदी जी क्यों हैं। हर संघ का आदमी, हर वो निक्करधारी जो निक्कर पहनता है, वो जेएनयू के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जेएनयू एक तरह से एक प्रतीक है नेहरू के सपनों के भारत का। नेहरू एक दार्शनिक थे, नेहरू एक विचारक थे। दुनिया में अगर हिंदुस्तान की पहचान आज भी दो लोगों की वजह से है, तो वो एक महात्मा गांधी है और दूसरे नेहरू हैं। जी। मेरा एक दोस्त था, वो इंग्लैंड गया, वो आरएसएस का बड़ा समर्थक है और वो नेहरू और गांधी को माँ बहन की गाली रोज देता है, मेरे सामने भी देता है। तो वो इंग्लैंड गया, तो वहां जब वो पहुंचा, मैं भी उसके साथ था, तो वहां उसे एक अंग्रेज मिला, उसने पूछा भाई यू आर फ्रॉम इंडिया, कंट्री ऑफ नेहरू एंड गांधी? अब मैंने कहा नाउ यू आंसर हिम। मैंने हिंदी में उसको कहा, इसको कहे कि नेहरू जो है माँ बहन जो उसकी गाली है निकाल। कहते हैं ये मेरे को बाहर निकाल देगा फिर, जब ये उसकी इतनी इज्जत करता है। तो ये निक्करों के साथ एक दिक्कत है कि सच का सामना नहीं कर सकते। और इस सच का सामना अगर नहीं करने के लिए मुझे एक किस्सा अक्सर याद आता है। वो बड़ा अजीब किस्सा है लेकिन बड़ा मजेदार है। कि हमारा एक दोस्त था, उसकी बीवी बड़ी सुंदर थी और मजे की बात है उसका ड्राइवर भी बड़ा सुंदर था। ड्राइवर भी बहुत सुंदर था। और खुद वो जो हमारा दोस्त था वो काला भूसंड मोटा बेडौल था। और तो उसने बड़ी गाड़ी खरीद रखी थी। तो जब हम अक्सर जाते थे तो मजाक में, हमारा वो दोस्त है मजाकिया जरूर था, हंसमुख था। तो वो कहता था जब वो उसकी बीवी जैसे कहीं खरीदने गई तो ड्राइवर भी आता था सामान उठाने। तो वो जो है वो उसको जो दुकान का मालिक होता था या नौकर होता था, वो उसकी बीवी को तो मैडम कहता था और उसका जो नौकर था उसको कहता था कि ये साहब है। उसको साहब समझता। और जो हमारा दोस्त था उसको वो समझता था ये ड्राइवर या नौकर है। तो मेरा वो दोस्त है उल्टा हो गया, उल्टा था। तो मेरा दोस्त है कि हंसमुख था, तो वो हमेशा एक डायलॉग बोलता था जब वो तीनों होते थे तो कहता था बीवी है मेरी, लगती इसकी है। अब मोदी जी के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बीवी तो वो जो है कांग्रेस की है, देश के जितने संसाधन बने हैं, देश की जितनी यूनिवर्सिटी बनी है, लगती वो मोदी जी की है। क्योंकि मोदी जी उस पर पहले ही हक पैदा कर देते हैं कि मेरी है। अब देखिए 70 साल में वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, बेच क्या रहे हैं जो कांग्रेस ने संस्थान बनाए, बंद किनको कर रहे हैं वो जो यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई। सारे वो काम जो कांग्रेस ने किए हैं उनको मोदी जी कहते हैं कोई काम नहीं हुआ। 2014 के बाद मेरा हुआ और मोदी जी का जन्म होते ही आंख खोलते ही जैसे प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, उन्होंने उन चीजों को बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि उससे पहले मोदी जी ने पहले इजाद कर लिया था, पहले ये बात कर ली थी कि मैं जो है हिंदुस्तान की हर चीज को अडानी अंबानी को बेचूंगा। अब ये जो आपने बात की कि मोदी जी ने कल कहा भाई टुकड़े टुकड़े गैंग लोकसभा में बोला भाषण, तो पहली बात तो यही मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहे थे, लेकिन पढ़ के बोल रहे थे। अच्छा, बार बार यूं देख के पढ़ते थे कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग फलाना ढिमका। तो इससे एक छवि तो और क्लियर हो गई मेरे दिमाग में कि मोदी जी जो भी बोलते हैं वो स्वतः नहीं बोल पाते। उनका लिखा हुआ कोई और लिखता है, कोई और लिखता है और कोई और लिखे का भाषण पढ़ते हैं। और जैसे कि होता है कि जो आरएसएस की एक शैली है, मैं पहले भी कहता हूं अब फिर कहता हूं कि ये माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े विद्वान वक्ता थे, ये छवि बनाई गई। तो उसमें होता क्या था कि जब भी वो जाते थे, वो एक जमाने में जैसे आप समझिए 1996 के जो इलेक्शन थे, तब वो क्या होता था कि जब भी उनकी मीटिंग होती थी तो आरएसएस के बहुत सारे लोग 10-15 साइकिलों में बैठकर जहां मीटिंग होने वाली थी वहां जाके खड़े हो जाते। क्या हो रहा है जी, लोग पूछते थे जैसे चांद चौक में घंटाघर पे कि जी क्या हो रहा है जी, अटल जी आ रहे हैं, फलाना क्या हो रहा है जी, अटल जी आ रहे हैं। जैसे अटल जी आते थे तो वो अटल जी चाहे कोई भी बात कहें, यानी उन्होंने ये बात कही कि भाइयों पहले मेरा गला जो है बैठा रहता था, आज लेट गया। जैसे उन्होंने कहा लेट गया, वो सब उन्होंने ताली बजानी शुरू कर दी जनता में, बोले वाह वाह क्या बात बोली, क्या बोली। अभी सारे डायलॉग में बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं। और देश के लिए और जैसे लोग ताली बजाते थे, वो जो बेचारे 10-15 साइकिल वाले होते थे, वो अपनी साइकिल लेके सदर बाजार 12 टूटी चौक पहुंच जाते थे। वहां भी यही मजमा होता था, वहां भी यही डायलॉग वो बोलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ भी वही डायलॉग बोलते थे, सारे दिन वही डायलॉग चलता था। और कहते थे अटल जी से बड़ा वक्ता नहीं हुआ। तो मैंने संसद की जितनी भी स्पीचेस होती हैं जो रिकॉर्डेड है, मान्य है, उसमें नाथ पेई की पढ़ी, TN पेई की पढ़ी, यानी आप समझिए राम मनोहर लोहिया की पढ़ी, बलराज मधोक की पढ़ी, सब में आपको कोई ना कोई बात मिलेगी। जी। लेकिन उनकी भाषा में जो अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, उनमें कोई सारगर्भित बात नहीं होती थी। तो इसी तरह मोदी जी जो संसद में बोलते हैं, उनको उनके लोग जो उसी तरह ताली बजाते रहते हैं, वाह वाह मोदी जी ने क्या कहा, मोदी मीडिया कह रहा है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं उसको भाषण को सुबह से अब तक कम से कम 8-10 बार सुन चुका। मुझे कोई लुब्बो लबाब नजर नहीं आया। ये ढूंढने के लिए कि आखिर क्या कहा था, कोई नई बात उन्होंने क्या कहा। मोदी जी ने एक बात कही कि विशेषज्ञों ने कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन लगा, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाए। तो बचपन में खेल होता था स्टैचू, बच्चे होते थे जैसे खेल रहे हैं पार्क में, और जो उनका लीडर होता था वो कहता स्टैचू, तो सब ऐसे खड़े हो जाते थे, कोई ऐसे खड़ा हो जाता था, जैसे कोई ऐसे खड़ा हो जाता था, तो उसको कहते थे कि वहीं खड़े हो जाओ। मोदी जी ने कल पार्लियामेंट में यही कहा है कि जैसे ही का लॉकडाउन लग गया, जो जाए वहीं रुक जाए, यानी घर में बंद हो जाए, सड़क पे तो सड़क पे रुक जाए। यानी मोदी जी का मतलब यह है कि आदमी को पानी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, नहीं, वो अपने हुक्म पर चलाने का एक तरीका था क्या? नहीं, तरीका नहीं था। ये वो हर उस आदमी को गाली दे रहे हैं जिसे भूखे आदमी को पानी पिलाया, प्यासे आदमी को पानी पिलाया, जिसने लोगों को मदद की, जिसने लोगों के घर राशन पहुंचाया, जिसने लोगों के बच्चों को दूध दिया। मोदी जी उन सब आदमियों को गाली दे रहे हैं कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, उनको जो है शर्म आनी चाहिए। जी। ये बहुत, देखिए, और इंसान की बुनियादी जरूरतें तो हमेशा जिंदा। अरे भाई साहब, मोदी जी भी उठते होंगे तो सुबह उठते सबसे पहले टॉयलेट भागते हैं। जी, हर आदमी भागता है, मैं भी भागता हूँ, आप भी भागते हैं। अब मोदी जी कहें वहीं रुक जाओ, रुक के दिखाओ। अगर आपका पेशाब जो है अगर आपके पजामे में ना निकल जाए, जी बिल्कुल, तो मैं कहूंगा कि आप आदमी नहीं है, फिर मशीन है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये इस वक्त इलेक्शन के टाइम पे ये टुकड़े टुकड़े गैंग, मतलब इसमें और क्या कुछ कहना चाहते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग इसे बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पता है कि हमारी सरकार ने जब देश में कोरोना था, देश में मजदूर, किसान और लोग जो अपने घरों को लौट रहे थे, तो यूपी में योगी की सरकार ने हर आदमी के चूतड़ों पर डंडे से सिकाई की, उनको पीटा, लोगों के पांव से खून रिस रहा था, लेकिन उनको दवाई नहीं दी, उनकी पिटाई की, उनको रोटी नहीं दी, उनको पानी नहीं दिया। कांग्रेस ने ये किया, तो वो कांग्रेस को उसका दोष दे रहे हैं ताकि जिनकी पिटाई हुई वो माने कि कांग्रेस ने हमें जो खाना खिलाया ये गलत किया, हमें भूख से मर जाना चाहिए था। और ये लोग जो कांग्रेस को वोट देंगे तो इनका मतलब यह है कि हिंदुस्तान का आदमी ऐशान फरामोश है। जैसे कि कहते हैं कि एक कहानी आती है, वो ये कहानी आती है कि एक डाकू था और एक साधु था। साधु के पास जो है एक बहुत बड़ा बढ़िया घोड़ा था, तो डाकू के मन में आया कि इसका घोड़ा चुरा लिया जाए। तो वो जो है एक अपाहिज बन के जो है सड़क पे बैठ गया, और सड़क पे बैठ गया तो वो साधु जब गुजर रहा था तो उसने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा देखा भाई ये तो बड़ा हुआ है। उसने साधु को दया आई, उसने कहा भाई तू मेरे घोड़े पे बैठ जा, अब मैं पैदल चलता हूँ ताकि मैं तेरे को जगह पे पहुंचा दूँ। तो जब वो चलने लगे तो डाकू था, उसने अपना कम्बल वम्बल उखाड़ा और बोला जानता नहीं देख मैं डाकू हूँ, मेरे निगाह थी तेरे घोड़े पे, अब घोड़ा मेरे नीचे है। उसने डर लेके भाग गया। तो साधु ने उसे कहा रुक भाई, रुक। तो उसने कहा क्यों रुक? खैर वो लौट के आया, उससे पूछा भाई क्या बात हुई? उसने डाकू को, साधु ने कहा कि जो घटना हुई है ना तो किसी को कहियो मत। उसने क्यों? कहते अगर तू कहेगा तो आगे से भविष्य में लोग मजबूर आदमी की, मजलूम आदमी की मदद नहीं करेंगे, कहेंगे ये भी साला डाकू है। तो मोदी जी ने अपनी पोल खुद खोल ली। मोदी जी कह रहे हैं जो गरीब की मदद करता है वो देश का दुश्मन है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। जो भूखे आदमी को रोटी देता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये सारे गुरुद्वारे वाले जो कोरोना के टाइम में लोगों को रोटी बांट रहे थे, ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जिसने भी लोगों को घर पहुंचाने के लिए अगर मदद की तो वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। इसका मतलब मोदी जी ने बता दिया कि मोदी जी उस डाकू की तरह हैं जो मदद की आड़ में लोगों को बदनाम करने में लगे। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आपने लोगों को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया और केस बनाए, 3 लाख केस बने हैं। जी। आपको आपको शायद ये नहीं पता, यूपी गवर्नमेंट ने 3 लाख लोगों पे जो पैदल अपने घरों को जा रहे थे उन पे एफआईआर दर्ज की, 188 सेक्शन आईपीसी और सीआरपीसी। मतलब उन्हें पैदल अपने घर जाने का भी हक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तब सारी जो है 3 लाख एफआईआर एक साथ रद्द की। ये तो मैं समझता हूँ ये देश की
तारीख होगी, आप तो वकील हैं, 3 लाख FIR रद्द होना एक ऑर्डर से, एक ऑर्डर से, यूपी गवर्नमेंट ने। और वो यूपी गवर्नमेंट अब लोगों से वोट मांग रही है। इन सारे लोगों को जिनके चुतड़ों पर एक एक डंडा पड़ा है, जिनके खिलाफ FIR हुई है, जिनका कोई आदमी जो है मजबूरी में मरा है, जिसको डॉक्टरों ने और पुलिस ने लूटा है, उन सबको आज के दिन अगर उनके अंदर गैरत है तो खड़े होकर बीजेपी का विरोध करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये इसी इलेक्शन के दौरान, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इवेंट्स बहुत करते हैं, हर मौके को इवेंट बना देते हैं। वो बनारस की डुबकी में 6 करोड़ से ज़्यादा रुपए उसमें चले गए पानी में। तो अभी जो ये हैदराबाद में एक स्टैचू उन्होंने अनावरण किया है रामानुजाचार्य जी की, उससे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या है? क्योंकि ये अभी मैं एक चीज़ और ख़ास तौर पर, साउथ में आम तौर पर गाय बेल्ट वाला जो नॉर्थ का कहलाता है, नफरत का जो यहाँ कारोबार है, अब उस तरफ भी बढ़ाने का इंतज़ाम है। कर्नाटक में हिजाब वाला मामला चल रहा है, अब ये वहाँ जाकर के उन्होंने ये किया है, स्टैचू लगाई है, इक्वलिटी तो कही है, लेकिन क्या मकसद है इसका? ऐसा है, मोदी जी जो है अंग्रेजी प्रेमी है। हिंदुस्तान में यह है कि जो इस आदमी को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हाँ, उसको आप 4 पैक पिला दो, वो कम हेयर गो देयर कुछ ना कुछ अंग्रेजी जरूर बोलेगा। तो मोदी जी के अंदर एक ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स है, हाँ, कि वो हर चीज को अंग्रेजी में बताना चाहते हैं कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, अंग्रेजी बोलते ही 3 तरह से आप पढ़े लिखे लग सकते हैं। हाँ, एक तो चश्मा पहन लिया, हाँ, हाँ, तो लोग समझेंगे पढ़ा लिखा आदमी। जी। दूसरा आप अंग्रेजी बोलने लगे, सही। और तीसरा आप सूट बूट पहन ले जरा, और थोड़े से गंजे भी हो तो और अच्छा हो जाएगा, फिर तो लगेगा पैसे वाले भी हैं। अच्छा। तो अब मोदी जी में क्या है कि उन्होंने पहले तो सोचा कि एक बड़ी जो है यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दूं, वो सरदार पटेल की खड़ी कर दी। जी। फिर उन्होंने दूसरी जब बनाई, अभी ये जिसका उद्घाटन करके आए, उसका रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है उसका नाम रख दिया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और देखिए मजे की बात क्या है कि स्टैच्यू ऑफ इक्विटी जिसके नाम है रामानुजाचार्य का, उससे पहले आपको याद होगा मोदी जी केदारनाथ गए थे, वहां शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन करके आए थे, बड़ी सी मूर्ति का। जी बिल्कुल। तो उस मूर्ति का नाम वो भूल गए रखना। अच्छा। गलती है उनकी, उनको याद दिला रहा हूँ कि उनको उसका भी नाम ढूंढ लेना चाहिए। सही। अब ये है कि जो दोनों मूर्तियां, एक बार और इनॉग्रेशन का एक मौका आप दे रहे हैं वहां? नहीं, वो नामकरण करने जाएंगे, प्रधानमंत्री, उनका हक है, एक इवेंट और दे रहे हैं। बिल्कुल। अब यह है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की है और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो अभी रामानुजाचार्य की है, ये चीन ने बनाई। 1000 करोड़ रुपए हमने इस मूर्ति में खर्च किए हैं। हाँ। 3000 करोड़ रुपए वहां से खर्च किए, टुकड़े टुकड़े में बनकर जो है, टुकड़े गैंग, हाँ, इसे बोल रहा हूँ मैं। जी। टुकड़े टुकड़े में बनकर ये चीन से आई। हाँ। और चीन से आकर जो हिंदुस्तान में असेंबल्ड हुई। हाँ। और मोदी जी उसका उद्घाटन कराए। जी। अब लोगों को आज तक नहीं पता चला कि रामानुजाचार्य ने कब बात कही कि इक्वलिटी की। इक्वलिटी एक बड़ा विस्तृत शब्द है। हाँ। और जो दुनिया में फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है, हाँ, उसके बाद शुरू हुआ है। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है 17वीं शताब्दी के एंड में हुआ। अब रामानुजाचार्य का 1000वां साल चल रहा है। तो हिंदू समाज में अगर मोदी जी के हिसाब से माने तो इक्वलिटी कब थी? मेरे हिसाब से कभी नहीं थी। हिंदुस्तान की आजादी तक नहीं थी। महार जाति या जैसे डॉक्टर हमारे जो अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर, उनको कितना दुख झेलना पड़ा, इवन जगजीवन राम को कितना दुख झेलना पड़ा। ये सारी बातें हम रोज इतिहास में पढ़ते हैं। और गांव के आदमी तो आज भी जो है कई जगह देखेंगे आप, घोड़े पे नहीं चढ़ने देते। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात जो वो कर रहे हैं, वो शब्द एक्चुअल में ट्रांसलेशन जिसने किया है उस आदमी को अंग्रेजी नहीं आती। जो रामानुजाचार्य हैं वो जो है शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य कहते थे कि अद्वैत है, अद्वैत है। हाँ। उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। हाँ। और रामानुजाचार्य जो है वो केदारनाथ यानी जो शंकराचार्य हैं उनके अद्वैतवाद को वो गलत मानते थे। अच्छा। उन्होंने उसका खंडन किया। उसको वो कहते हैं द्वैत है। वो कहते थे कि आत्मा है यानी ब्रह्म है। हाँ। जीव है, मनुष्य है, और मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। तो वो जो बात करते थे वो सद्भावना की बात करते थे। सद्भावना और यूनिटी और इक्वलिटी, इन तीनों चीजों में अंतर है पूरा। जी। तो जिस आदमी ने इसका नामकरण रखा है वो तुकबंदी तो सही हो गई। जैसे वो होता है ना कि वो कहावत आती है कि एक आदमी ने कहा जाट रे जाट तेरे सर पे खाट, तो वो तेली था। मोदी जी भी तेली है। हाँ। तो उसने जाट को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने कहा तेली रे तेली तेरे सर पे कोलू। तो वो बोला तेली
कि भाई ये तुकबंदी भिड़ी नहीं। कहते ससुरे तुकबंदी भिड़ी नहीं भिड़ी, लेकिन इसके बोझ से तो तू मर जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी जो है एंड में देखते हैं, तेली आदमी जो है अंत में देखता है कि इसका क्या फायदा होगा। तो मोदी जी जो कल संसद में भाषण दे रहे थे, वो जो है आप समझिए इसलिए दे रहे थे क्योंकि अब मोदी जी की हिम्मत नहीं है, बीजेपी की हिम्मत नहीं है, आरएसएस की हिम्मत नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की हिम्मत नहीं है, बजरंग दल की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी की बड़ी रैली अब यूपी में कर सके। मोदी जी यूपी घुसते हुए डरते हैं। ये हालत पहुंच गई है, ये हालत पहुंच गई है। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चल रही है, तो पार्लियामेंट के मंच का इस्तेमाल मैं जो है लोगों को संबोधित करने के लिए करूं। और उन्होंने कांग्रेस के को बदनाम करने के लिए बार बार, आपको बड़ा अजीब लगेगा, अखिलेश यादव को गाली नहीं देते, मायावती को गाली नहीं देते, ओवैसी को भी गाली नहीं देते। उल्टे हमारे जो गृह मंत्री है वो तो कहते हैं हम ओवैसी जी को जो है बख्तरबंद गाली देने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको सिक्योरिटी देने के लिए अच्छी दोस्ती है उनकी, बताया जाता है। दोस्ती में तो हमेशा कहता हूं कि तीसरी टांग है लटकी हुई। ये आरएसएस की जो तीसरी किसी ने कमेंट में तीसरी टांग के बारे में क्वेश्चन मार्क मैंने खुद डाला था कि भाई आरएसएस की दो टांगे हैं, एक जो है आज की राजनीति में वो बीजेपी है, दूसरी टांग जो है वो आप है, और जो लटकी हुई टांग है बीच में वो जो है ओवैसी है। तो ओवैसी को हमारे गृह मंत्री ने, यानी देश में इतने बुद्धिजीवियों का मर्डर हो गया, इतने बुद्धिजीवियों को मार डाला, लिंचिंग हो गई, देश के गृह मंत्री ने कभी बयान नहीं दिया। लेकिन दिल में दर्द किसके लिए उभरा? ओवैसी जी के लिए। क्योंकि ओवैसी जी क्या है, इनके जो है गोद लिए हुए जवाई राजा हैं। जी। मैं जवाई राजा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये औरों को तो कहते हैं लफ्ज याद हो रहा है, ये खुद लफ्ज याद करते रहते हैं उनको गोदी में बैठा के। जी बिल्कुल। तो अब ऐसी हालत, ऐसे कई जवाई हैं वैसे मुसलमानों, बहुत सारे हैं, लेकिन समझे नहीं, जो साफ नजर आए उसको तो बताओ ना। बिल्कुल। बाकियों को तो बताने लगेंगे तो हमारा टाइम ही निकल जाए। जी। तो अब मेरा कहना यह है सारी बात में कि यूपी में बीजेपी की हालत और मोदी जी की हालत ऐसी है कि प्रवेश नहीं कर सकते। और जब वो प्रवेश नहीं कर सकते तो पार्लियामेंट के मंच का ये दुरुपयोग था कल। इस पे अगर कांग्रेस को या दूसरे लोगों को एक विशेषाधिकार हनन नोटिस देना चाहिए, लेकिन उनका हश्र जो है खराब ही होगा, वो रद्दी की टोकरी में वैसे ही फेंका जाएगा। कि कल एक पिटीशन जो है दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई, वो डाली गई कि पुलिस है और जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो फुटपाथ पर जो है कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके जो है फ्री में पानी और बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलत है। बेसिक तौर पे आप देखें तो ये पिटीशन सही है, बिल्कुल। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के इस समय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं मिस्टर DN पटेल, उन्होंने कहा हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं और अगर आप इसे वापस नहीं लोगे तो हम आप पे जुर्माना लगाएंगे। सच बोलने की बात पर जुर्माना लगेगा। अब मैंने सोचा कि DN पटेल कौन है, वो मैंने कहा अरे ये तो अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं और इनके पास वो केस है जिसमें यह है कि क्या PM केयर फंड जो है एक निजी ट्रस्ट है या पब्लिक ट्रस्ट है, या ये सरकारी संस्था है या नहीं है, और उसका फैसला नहीं दिया उन्होंने। आखिर में देंगे वो फैसला। नहीं DN पटेल की आप इस बात से समझ सकते हैं, उन्होंने जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं उनके बारे में जो फैसला था वो उन्होंने उनके पक्ष में दिया, सरकार के राकेश अस्थाना के पक्ष में दिया। और इसी तरह ये जो आएगा ट्रस्ट वाला कानून कहता है कि आपको इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि फैसला क्या आएगा। अगर आप उसको पहले बताते हो तो वो अदालत की अवमानना है। लेकिन आप समझ सकते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो उसका फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा। तो DN पटेल ने सच बात को, चीफ जस्टिस जो रहे हैं उनके फैसले देखें, आखिर में कितने फैसले किए उन्होंने। ऐसा है, देखिए ऐसा है, सभा के लिए अगर एक आदमी अच्छे फैसले करता है तो दिल से इज्जत करोगे, और एक बुरे फैसले करता है तो आप मन में उसको गाली दोगे कि साला नीचे है कुर्सी पे बैठ गया। लेकिन एक कहावत है कि कुत्ते को अगर आप जो है कुर्सी पे बैठा दोगे तब भी वो चौड़ा ही चबाएगा। ये नहीं है कि लड्डू पटेल खाएगा अच्छी बात करेगा। तो ऐसे लोगों की कल्पना मैं ऐसी करता हूँ। ये पुरानी कहावतें हैं जो कहती हैं कि कुत्ते को कहीं भी बैठा दोगे तो वो क्या काम करेगा, कुत्ता जो जानता क्या भाई, कहीं काट लेगा, कहीं चीर लेगा। आप क्योंकि वकील हैं, आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं। वो देखिए मैं शब्द का चित्र खड़ा कर देता हूं लेकिन नाम नहीं बताता। लेकिन आप उसे संदर्भ जोड़ सकते हैं कि ऊंची कुर्सियों पे कितने कुत्ते हिंदुस्तान में आज के दिन बैठे हों। तो मेरा ये कहना है कि आज के दिन उत्तर प्रदेश में जिस आदमी के चूतड़ पर लाठी फटी है, जिसका कोई ना कोई घरवाला मरा है, जिसको किसी आदमी से मांगकर पानी पीना पड़ा, जिसको किसी से मांगकर जो रोटी खानी पड़ी, जिसको किसी ने चप्पल दी, जिसको किसी ने कोई तरह से मदद पहुंचाई, या जिसके को किसी अस्पताल में बेकदरी से उसके रिश्तेदार या खुद सगे संबंधी मरे, उन सबको आज के दिन 10 मार्च तक खड़े होकर भाजपा का उतना ही विरोध करना चाहिए जितने किसान कर रहे हैं। और जो लखीमपुर खीरी है वहां के जो किसान हैं उन्होंने तय कर रखा है कि हमारे लोगों को इन्होंने कुचला है, हम इस आग को पूरे
पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ आग की तरह फैलाएंगे और इसलिए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी बिल्कुल हाफ नहीं, बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो ये मेरा अंतिम तो मैं फिर एक बार पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब से पहले 2 बार आप एक बात कह चुके हैं, हो सकता है फिर से आपने कुछ और गौर किया हो, कुछ और समझाओ। मैं आज फिर आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि 5 राज्यों में क्या होगा, 5 राज्यों का नतीजा। देखिए, भाजपा 5 राज्यों में बुरी तरह हारेगी और जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो मैं उनका वो पढ़ता रहता हूँ स्टेटमेंट, तो वो उन्होंने कहा 12 करोड़ हमारे सदस्य हैं और 12 करोड़ में यूपी में बीजेपी के जो है आप समझिए 3 करोड़ सदस्य हैं। तो मैं रोज पढ़ता हूं तो इससे ज्यादा पता चला मुझे कि 3 करोड़ से ज्यादा तो इनको जूते पड़ चुके हैं यूपी में। किसी घर में नहीं घुस सकते, किसी उसमें नहीं, यानी गांव में नहीं घुस सकते। और मैं पहले 4 महीने पहले मैंने कहा, रोजाना ऐसी वीडियो आ रही हैं कि कल भी मैंने देखी 1-2 वीडियो कि किसी गांव में जा रहा है बीजेपी लीडर अपने कुछ लोगों को और वो कहता है नारे लगाओ, और जब वो पब्लिक, और बिल्कुल ऐसी गरीब पब्लिक जिनके पास शायद पैरों में चप्पल भी नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि साहब आप अंदर ना आए, आप वापस चले जाएं। मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, 4 महीने पहले भी मैंने कहा था, 2 महीने पहले भी कहा था, 15 दिन पहले भी कहा था कि बीजेपी के लोग जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर जो टेबल लगाते हैं जिसपे बीजेपी का कमल होता है, उनके वर्कर खड़े होते हैं, वो नहीं लगा पाएंगे आधी से ज्यादा जगह पर। ये आप 10 तारीख को देख लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। रविंद्र कुमार जी को आप सुनना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं, इस बार हमने इसलिए इस हफ्ते के बीच में भी हमने आपको रिक्वेस्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। और आपने आज फिर पूरे यकीन से कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और लोग मिलेंगे नहीं वहां पर वोट पोलिंग बूथ पर बीजेपी के टेबल नहीं लग पाएगी, ये भी आपने बताया। और साथ साथ आपने जो एक बड़ी बात कही कि बड़ी कुर्सियों पर कितने कुत्ते बैठे हैं, ये एक बहुत ही अहम बात है, इसमें मैसेज है और मैं समझता हूं सबके समझने के लिए मैसेज है। और जो लोग कुर्सियों पर हैं उनको भी जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। अगर वो जिम्मेदारी सही से निभाएं और लोगों को अपना समझ करके उनकी हमदर्दी में काम आए, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि जिस किसी ने हमदर्दी किया उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाए। ये बहुत ही, कोई मदद ही नहीं करेगा फिर किसी की। कोई किसी की मदद नहीं करेगा, भूखे को कोई खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा। आखिर क्या कुछ चाहती है ये सरकार, ये बहुत ही तकलीफदेह है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।